So, hey guys, namaste sabhi ko, and welcome back to the amazing course. This is yet another class to ensure that you become the officer that you always wanted to be. And in this course today, we'll be doing Indian geography and we'll be continuing where we left off in the last class. और आज हम जो अपना टॉपिक है हिमालयन रीजन को स्टडी करने का उसको आज फिनिश कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आज शॉर्ट और इंटरेस्टिंग सब रखा जा सके. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन बिफोर वी मूव हेड टू फोकस मोर ऑन कंसेप्ट्स पे ध्यान लगाओ. डाटा फैक्ट्स सिर्फ उतने जितने मैं आपको बताऊं कि ये याद करने हैं. ठीक है, जो लिखा हुआ है जस्ट डोंट गो बाय दैट. इफ यू वांट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई विल प्रोवाइड यू द PDFs. And this is the meme that we have for geography. For geography, I'm planning to put in some memes, and even in like most of other classes as well. I'm planning because this brings some lightheartedness, anyways. So, somebody else. You have no friends. Crickets. कोई टेंशन नहीं है भाई, नहीं है तो. You are a fat piece of shit. Crickets again. कोई दिक्कत नहीं है. But if somebody says, and you love geography, that France is the biggest country in Europe, then you're like, you better watch your mouth, you piece of a whatever. So I love this meme, and I'm always looking for some memes and all, and Reddit पे और वैसे भी internet पे, I just always try to find them. So yeah, loved this meme, just bringing it for you guys. Anyways, so guys, today we'll be reading about the Western Himalayas. Last time हमने किया था नॉर्थ टू साउथ डिवीजन किया था हिमालयाज का. इस बार हम वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन करेंगे हिमालयाज का, एंड वील लर्न कि किस तरह से अलग अलग रीजन में हिमालयाज के अंदर क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. सो द वेस्टर्न हिमालयाज, their extent is 880 kilometers between Indus in the west and Kali River in the east. ये याद रखना है, ये 880 किलोमीटर आपको याद नहीं रखना. इंडस जो हमारे लद्दाख रेंज के जो ट्रांस हिमालयन रेंज है लद्दाख, उसके जो साथ से निकलती है, मतलब हिमालयाज के तो ऊपर ही हो गए. रेदर वेस्टर्न हिमालयाज वहाँ तक नहीं है, बट व्हेन इट टेक्स द बेंड तो उसके बाद से आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट शुरू हो जाता है, जो कि यूजुअली ऐसा मानते हैं भाई नंगा पर्वत वाला जो रीजन है वहाँ से लेके स्टार्ट हो जाता है. एंड इट कवर्स द 3 स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज एंड कुमाऊं हिमालयाज. जम्मू कश्मीर हिमालय, इनको तीनों को मिला के कुमाऊं हिमालयाज भी बोलते हैं. लाइक द वेस्टर्न हिमालय इन इट्स एंटायरिटी इज ऑल्सो नोन एज कुमाऊं हिमालयाज. तो ये स्टेट्स के डिवीजन के बजाय आप इसको सिर्फ कुमाऊं हिमालयाज भी बोले तो वेस्टर्न हिमालयाज ही उसका मतलब है. The northern slopes are gentler and bare and show plains with lakes. आपने खुद भी देखा होगा, like earlier also this query used to come in my head as well कि ये एक साइड से पहाड़ जब ट्रैकिंग पे जाते हैं तो एक साइड से पहाड़ों पे पेड़ के लगे होते हैं, एक साइड से बेयर होता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है ये आप जानिएगा. ठीक है, बट बहुत ही सिंपल रीजन होता है इसके पीछे. एनीवेज, जस्ट फाइंड आउट, इल सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी इफ यू हैव दैट. तो नॉर्दर्न स्लोप्स आर जेंटलर and bare and show plains with lakes, while the southern slopes are rugged and forested. ठीक है, इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा कारण है. जोजिला, रोहतांग, बड़ा लाचला, शिपकिला, ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं. हमने पासेस लास्ट टाइम किए थे. शिपकिला पास मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़रूरी याद रखना. इन सब पासेस से आप ये इंश्योर कीजिए, रोहतांग से, बड़ा लाचला से, शिपकिला से कौन सी इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है या फिर अपने आप में भी जो कि रिवर्स हैं वो माइटी है, क्योंकि बड़ी बड़ी रिवर्स हैं अल्टीमेटली इंडस की ट्रिब्यूटरीज, तो कौन से पास से कौन सी रिवर जा रही है. ठीक है, एंड फाइंड आउट अबाउट द गोर्ज दैट वन ऑफ दीज रिवर्स मेक इन बाल्टिस्तान रीजन, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर, जिसका नाम इंटरनेशनल नाम से जाना जाता है. आप देखिए CDS के स्टूडेंट्स हैं तो इट्स ऑलवेज ग्रेट. मेरे साथ क्योंकि खुद ये सिचुएशन एक बार बन चुकी थी, तो इन अ इंटरव्यू आई वाज आस्क्ड दिस. बट एनीवेज, यू शुड बी अवेयर नॉट जस्ट ऑफ द फैक्ट कि ठीक है कश्मीर इज दिस होल कश्मीर, दैट पॉलिटिकल
in undertones that we say कि पूरा कश्मीर हमारा है, बिल्कुल हमारा है, no doubt about it. And we have we have taken like numerous strides to ensure the integrity and to ensure that we गेट द कश्मीर दैट वी डिजर्व. बट इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकॉग्निशन है आपको उसको भी जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ भावनाओं में बह के या फिर अपने विचार करके आप पूरे कश्मीर के मुद्दे को नहीं समझ सकते. खैर जो भी बात है, तो इंटरनेशनली इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज फ्री कश्मीर, आज़ाद कश्मीर नाम से उसका नाम है. तो उस रीजन के अंदर बहुत बड़ा एक गोर्ज, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो गोर्ज वैली है जो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. एंड जस्ट फाइंड आउट अबाउट इट, यू विल लर्न अबाउट द रीजन एज वेल. आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, जिसका जो कि एक्चुअली में सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस है. पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली उसके ऊपर काम नहीं करता है, उसकी अपनी अपनी अलग तरीके से इंडिपेंडेंस है. बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है पॉलिटिकली. लेट्स नॉट गो इनटू दैट in the class of geography. We'll definitely touch upon it if you'll ask about it, and I'll just ensure that you people understand in the classes of classes related to polity and all. But just do read about it. This is really necessary to understand in this complex geopolitical phenomenons. I'll call it a phenomenon. Yeah. So anyways, as you all know, this वेस्टर्न हिमालयाज, कुमाऊं हिमालय जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ये सब जानते हैं आप. इनके इंपॉर्टेंट वैलीज हैं. कश्मीर वैली इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वैलीज एंड एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न हिमालयाज. द सेंट्रल हिमालयाज, वेस्टर्न था हमारा इंडस से काली तक. तो सेंट्रल जो होगा वो काली से स्टार्ट होगा. रिवर तीस्ता, तीस्ता आपकी सिक्किम से नीचे की तरफ आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या तो जो तीस्ता रिवर है और काली रिवर है, इसके बीच में जो सेंट्रल हिमालयाज, इसको नेपाल हिमालयाज भी बोलते हैं, जैसे वो कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालयाज. एंड या लाइज मेनली नेपाल, एंड ऑल थ्री रेंजेस ऑफ द हिमालयाज आर प्रेजेंट हियर. ऐसा क्यों बोला गया ऑल थ्री रेंजेस आर प्रेजेंट हियर? बिकॉज जैसा कि आप देखेंगे, एज द हिमालयाज, एज वी लुक एट द हिमालयाज टूवर्ड्स द ईस्ट, तो जो शिवालिक की रेंज है दैट मर्जेस विद द मिडिल हिमालयाज, और जो कि इसी सेंट्रल हिमालयाज में ही आके आखिरी तक जो शिवालिक्स हैं वो मर्ज हो जाते हैं सेंट्रल हिमालयाज के साथ, या फिर आप कह सकते हैं शिवालिक्स जो है वो खत्म हो जाती है, नहीं देखने को मिलते हैं. सो द हिमालयाज अटेन मैक्सिमम हाइट हेयर, नो डाउट अबाउट इट. माउंट एवरेस्ट एंड लाइक द नंबर ऑफ अदर जाइंट पीक्स एग्जिस्ट इन दिस रीजन. तो ये कुछ ग्लेशियर्स के नाम दिए गए हैं, जिसके अंदर से मुझे लगता है अन्नपूर्णा ग्लेशियर इज समथिंग. योपांगड़ा ग्लेशियर आपको भी याद, ये दो ग्लेशियर्स हैं मुझे लगता है कि जिनके नाम आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट है, करंट के अंदर भी रहते हैं. यूजुअली दे स्टे इन द न्यूज साइकिल, सो जस्ट नो अबाउट दीज. डोंट जस्ट ट्राई टू मग अप एवरी नेम. एंड देन वी मूव टू द ईस्टर्न हिमालयाज. ओके, दिस लाइज बिटवीन द तीस्ता रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट. तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक बोलते हैं, दिहांग रिवर तक भी इसको मान लिया जाता है. तो बट या दिस इज व्हाट इट इज. एंड इट्स एक्सटेंट इज अबाउट 720 किलोमीटर्स. आपने नोटिस किया होगा कि जो इसके रीजन है ऑक्यूपाई करने के, वो अरुणाचल प्रदेश है, भूटान है. नेपाल के जस्ट बाद, मतलब सिक्किम के जस्ट बाद अपना भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश के रीजन को कवर करता है. एंड इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस आर जेलापला, बुमला. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पास, आई थिंक यू शुड ऑल रिमेंबर दिस. सेला, तुंगला एंड ऑल दीज अदर पासेस, बट बुमला इज समथिंग दैट आई tell you all. Jalapla bhi is a very important pass. These two passes I'll recommend you guys to learn about them and maybe read about them, because जो इंडिया के और चाइना के अगेंस्ट जो जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रगल्स रहती हैं, जो हमारी लड़ाई चलती रहती है इंडिया चाइना की, तो कुछ इस रीजन में इन दो पासेस को लेके, ये दो पासेस काफ़ी कंटेस्टेशन में रहते हैं. एंड या and this region Himalayas, due to heavy rainfall by southwestern monsoon, northeast causes heavy fluvial erosion. यहाँ पे डेफिनेटली आप जैसे जानते हैं कि ये इंडिया है यहाँ पे, एंड जब हमारे साउथ वेस्टर्न मानसून यहाँ पे आ रहे हैं तो दे पिक मॉइस्चर फ्रॉम दिस रीजन. एंड क्योंकि अभी जस्ट फ्रेश मॉइस्चर उन्होंने उठाया होता है, काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा रेनफॉल पहले तो यहाँ पे हमारे अपना चेरापूंजी मानसरोवर वाले रीजन के अंदर होती है. एंड उसके बाद जो मॉइस्चर आगे कैरी हो जाता है, दे गिव हैवी रेनफॉल इन दिस. यहाँ पे जो हिमालय वाला रीजन है, यहाँ पे इस रीजन में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है. एंड आप सब जानते हैं असम में एंड ऑल लेटराइट सॉइल एग्जिस्ट करती है, ऊपर टॉप सॉइल वॉश ऑफ हो जाती है, इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दे आर
known as Patkaibam, Naga Hills, Kohima Hills, Manipur Hills. ये rather these are not the part of Eastern Himalayas. So I'll recommend you guys not to go by this. These are the Eastern Hills, especially. So we'll come to these Eastern Hills as well. तो ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस और तिब्बतन हिमालयाज. तो जैसा कि ये आप जानते हैं सब, ये हमारे हिमालयाज हैं, ठीक है. और अलग अलग इसके रेंजेस हमारे को यहाँ मिलते हैं. ये हमारा लेसर हिमालयाज एंड ये हमारा से शिवालिक हो गया यहाँ पे. तो इसके ऊपर जो हमारे हिमालयाज एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज तिब्बतन हिमालयाज एंड दीज आर ट्रांस हिमालयाज, ठीक है. तो this is especially at Tibetan Plateau, but like somewhere in these regions Tibetan Himalayas exist. Okay, so we'll read about these Tibetan Himalayas, and the Trans Himalayas, especially the Trans Himalayas, because in Indian geography you'll be more concerned about the Trans Himalayan geography and like less bothered about the Tibetan Himalayas, because डेफिनेटली वहाँ से हमारी कुछ रिवर्स इंपॉर्टेंट रिवर्स, कुछ क्या लगभग सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो इंडियन प्लेन्स को बनाती हैं वो तिब्बतन हिमालयाज से ओरिजिनेट करती हैं. बट या दिस रीजन इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज. नॉर्थ एज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज, इन द स्ट्रेट्स ऑफ इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख and some parts, very minor parts in the union territory of Jammu and Kashmir. Okay, so which consists of Karakoram, Ladakh range, Jaskar range, Kailash mountain range, जो कि बहुत थोड़ा पार्ट जिसका इंडिया में आता है, and the rest is in the Tibetan region. Also called the Tibetan Himalayas because most of the part, because as I told you earlier as well, कि ज़्यादातर जो पार्ट है इन जो ट्रांस हिमालयन रीजन का वो तिब्बत के अंदर पड़ता है. कराकोरम रेंज इज नोन एज द बैकबोन ऑफ हाई एशिया. कराकोरम रेंज जो जिस हमारे ऊपर लद्दाख वाले रीजन के अंदर ऊपर पड़ती है, एज इट इज लाइक वेरी क्लोज एंड जस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पामीर नॉट. तो इसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ से ही जस्ट ये लाइक ऑलमोस्ट runs for long distance with the whole Himalayan and the Trans-Himalayan and the other ranges, जो सुलेमान ranges है और बाकी जो ranges पड़ती हैं उन सबका कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ा एक सेंटर, उसके कहीं ना कहीं बीच में सेंटर में रन करती है. That's why it's called. And not something that you remember, but this is some important nugget that you should be knowing. K2 is the second highest peak in the world and highest in the Indian territory. डेफिनेटली अगेन K2 जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एग्जिस्ट करता है, आपको जानना जरूरी है, ठीक है. बट इंडिया क्लेम्स दिस एज इट्स टेरिटरी, सो वी विल स्टडी एज इट बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी. खैर, ईस्टर्न हिल्स और द पूर्वांचल हिल्स. देखिए, जैसे दिहांग गोर्ज जो आता है, ब्रह्मपुत्र गोर्ज, क्योंकि अल्टीमेटली ऑलमोस्ट द सेम थिंग, ब्रह्मपुत्र का पार्ट है. तो हिमालयाज सिंटेक्सियल बेंड के कारण यहाँ पे आपका हिमालयाज जो हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ हिमालयाज ओनली. यहाँ पे हिमालयाज साउथवर्ड एक टर्न लेते हैं, ऑलमोस्ट से अपने जो इंडिया का बॉर्डर है म्यांमार के साथ, उसके जस्ट साथ में हिमालयाज यहाँ पे टर्न लेते हैं. एंड रेदर द अंडमान निकोबार, दीज आर वोल्केनिक इन इट्स नेचर. तो इनका भी जो ओरिजिन है वो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के साथ ही, तो मतलब हिमालयाज के साथ ही इनका ओरिजिन हुआ है अंडमान एंड निकोबार का. तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज. सो डू कंसिडर दम एज द पार्ट ऑफ हिमालय इटसेल्फ, दो देयर लार्जर फिजियोग्राफी इज पार्ट ऑफ द सुंडालैंड फीचर इटसेल्फ. तो सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपने नाम भी सुना होगा, उसका पार्ट है हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है. और जो उसकी बायोडाइवर्सिटी का नेचर है वो भी रेदर इंडियन या फिर ईस्टर्न हिमालयन से काफ़ी अलग है, बट दे आर डेफिनेटली द पार्ट ऑफ द हिमालयाज, एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज आई मस्ट से. एनीवेज, सो गाइज, जो एज आई टोल्ड यू, ईस्टर्न हिल्स जो है हमारी पूर्वांचल हिल्स जिनको बोलते हैं, दे आर द ईस्टर्न एक्सटेंशन आफ्टर द हिमालयाज टेकिंग द साउथवर्ड टर्न. एनीवेज, and it extends from Arunachal Pradesh in the north to the Mizoram in the south and form boundary between India and Myanmar, अभी मैंने आपको बताया. and Arakan Yoma जो है
जो रेंज है रेदर इट्स इन म्यांमार, तो अराकनयुमा का ही पार्ट है जो इंडियन बर्मा हिल्स हैं, बट अल्टीमेटली दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस जो पूर्वांचल हिल्स की है, एंड all these ranges are generally 2000 meter or less in height, but rather forbidding because of dense forest. इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेट के अंदर फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है, परसेंटेज के साथ, एंड यूल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, बट जस्ट रिमेंबर द स्टेट विद द मोस्ट फॉरेस्ट कवर, द सेकंड, एंड द स्टेट विद द लीस्ट forest cover. Okay, so this will be your task, and probably शायद 11th क्लास की ज्योग्राफी या फिर 9th क्लास की ज्योग्राफी के लास्ट के आपको अपेंडिक्स में आपको ये सब मिल जाएगा, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द इंटरनेट एंड फाइंड दिस थिंग्स. ओके, सो माउंट एवरेस्ट अभी हमने पूरा पढ़ा हिमालयन ज्योग्राफी के बारे में. तो हिमालयाज की फॉर्मेशन कैसे हुई, एज यू ऑल नो इंडिया वाज अर्लियर a part of the southern continent, the Gondwana land, the mega continent. तो वहाँ से जब टूटा तो इंडिया के साथ नीचे मेडागास्कर आइलैंड वाला पार्ट वगैरह भी वो पीछे रह गया, इंडिया फिर ऊपर आया, तो यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट मिला इंडिया को. रीयूनियन हॉटस्पॉट एक हॉटस्पॉट आपको कराऊंगा मैं आगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट आएगा. तो खैर इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी का जो एरिया होता है उसको हॉटस्पॉट बोलते हैं, जैसे हवाईन आइलैंड्स एंड ऑल, ये दे आर रिजल्ट ऑफ द हॉटस्पॉट. तो उसके ऊपर जब इंडिया का फिर ये डेक्कन ट्रैप जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन था वो क्रिएट हुआ, उसके ऊपर जो इंडिया फिर आगे बढ़ता गया, एंड एज यू कैन सी 10 मिलियन यहाँ पे आके स्पीड धीरे हो चुकी है इंडिया की. इसका एक कारण है कि जो इस यहाँ पे आने के बाद इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल नीचे जो प्लेट थी वो तो भले ऊपर थी, जो लेकिन जो ओशियानिक जो इंडिया की क्रस्ट थी वो कहीं ना कहीं इस टाइम कोलिजन में आ चुकी थी, जिसकी वजह से स्पीड कम हो गई थी. वो नीचे जब आप सब चीज़ समझेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाएंगे, तो जब ओशियानिक जो एशियन यूरेशियन प्लेट थी उसके साथ जब उसका टक्कर हुआ तो वो सबडक्ट हुई तो यहाँ पे तिब्बतन जो प्लेट्यू है उसका निर्माण हुआ, और जब ये आगे जाती रही तो ट्रांस हिमालयन जो कि वोल्केनिक ओरिजिन के हैं उनका भी निर्माण हुआ. क्योंकि जब ये सबडक्ट हो रही है तो यूजुअली यूल फाइंड कि जब ओशियानिक प्लेट जब सबडक्ट होती है तो उसी के ऊपर या फिर नेबरिंग जो कि ज़्यादातर 90% चांस रहते हैं जो जिसके नीचे सबडक्ट हो रही है वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है. above and beyond that, I'm getting a call, I'm very sorry. Yeah, so let's continue. above and beyond that, जब टक्कर होती है उसके बाद ये जो कि एक्टिविटी आज भी चल रही है, उसके बाद हिमालयाज राइज होते हैं. एंड रिसेंटली यू विल फाइंड कि अभी चाइनीज गवर्नमेंट और नेपालीज गवर्नमेंट का सर्वे हुआ था एक, एंड उस सर्वे में पाया गया कि हिमालय की हाइट 86 सेंटीमीटर्स बढ़ी है. तो अर्लियर इट वॉज 8,848 meters, now it's 8,848.83 or 86, like figures don't matter, but तो लास्ट टाइम क्योंकि 1956 के अंदर वो सर्वे हुआ था जिसको माना गया था 8848, अभी लगभग आप देख लीजिए 70 साल बाद सर्वे हो रहा है, एंड 65 ईयर्स के बाद ये लगभग फाइंडिंग्स आई हैं कि 86 सेंटीमीटर्स हाइट बढ़ गई है. तो ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर 1 साल में हाइट बढ़ रही है. एंड इफ यू विल कंपेयर इट विद the growth that is being seen on the जो कश्मीर वाला रीजन है उसकी तरफ, then on that side हम देख रहे हैं कि ग्रोथ 1 सेंटीमीटर पर ईयर की बजाय 10 सेंटीमीटर पर ईयर उस साइड ग्रोथ ज़्यादा हो रही है. परंतु ऑब्वियसली द माइटी एवरेस्ट एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू इट, और वहाँ पे ये स्टेटस है अभी. सो क्योंकि अभी ये जस्ट नया रिसेंट सर्वे आया है, प्रोबब्ली इंडिया के लिए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि इंडिया ने कंडक्ट इसका पार्ट नहीं था इंडिया, बट इंटरनेशनली इट्स इंपॉर्टेंट. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट सम ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर अच्छे तरीके से डिटेल में करेंगे, एंड यू विल बी नोइंग दैट, एंड या दिस इज व्हाट इट इज. ओके, ये मेरी फोटोज पढ़ाते पढ़ाते वाले टेक्स्ट के बीच में आ गई हैं. खैर, द ईस्टर्न हिल्स, आई रियली वांटेड टू tell you about these eastern hills, but
एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम में कहीं ना कहीं डेफिनेटली स्टैटिक पार्ट रहता है, परंतु अगर उसका करंट के साथ कोई रिलेशन रहे तो उसके ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. पटकायबम हिल्स, मुझे उम्मीद है आप सबने इसका नाम सुना होगा. दीज आर द ईस्टर्न मोस्ट एट द ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज. एंड जो इसका स्ट्रक्चर है, इट्स ऑफ तिपाम सैंडस्टोन. क्योंकि अभी देखिए हिमालयाज के अंदर भी रेदर काफ़ी मरीन जो हमारे को फॉसिल्स मिले हैं. एंड इट्स सरप्राइजिंग कि 5,000 मीटर ऊपर जाके आपको मरीन फॉसिल्स मिल रहे हैं, फिर मरीन लाइफ के आपको वहाँ पे सैंपल्स मिल रहे हैं. असम के अंदर आप सबसे हमारी पहली ऑयल रिफाइनरी असम में थी. एंड ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर यूजुअली फाउंड इन द सी बेड्स. तो एंड कोल deposits are found on the surface, on the below the the surface itself. But ये ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर सब समझेंगे किस प्रकार से पहले यहाँ पे जब तथस सी था, जब ये नीचे गई जो इंडियन प्लेट थी, तो वहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है इसके जहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे, समुद्र था यहाँ पे, इसके यहाँ पे सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए थे. तो ये इसके नीचे जाने की वजह से सेडिमेंट्स ऊपर उठ गए. तो यहाँ पे जो ये समुद्री लाइफ थी काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है. तो काफ़ी ज़्यादा इस वजह से जो एक ओवर सैंड था जिससे नॉर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं, जो कि बाद में रिवर्स ने लाके और भी ज़्यादा उनको फिल किया उस पूरे गैप को भी. तो लगभग वही सेम स्ट्रक्चर की बनी हुई चीज़ें मिलेंगी. या तो आपको बेसाल्टिक नेचर मिलेगा इंटरनल पार्ट में, या फिर ऊपर आपको सैंडस्टोन नेचर मिलेगा. खैर, इसके आगे हम बढ़ते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज मिजो हिल्स एंड द लोकटक लेक. लोकटक लेक के बारे में आप जानेंगे. लोकटक लेक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स नॉर्थ ईस्ट, अगर हम इंडिया की बात करें. एंड विल डू मोर अबाउट लोकटक लेक व्हेन विल डूइंग द नेशनल पार्क्स एंड ऑल. और लोकटक लेक इज फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग फुमडीज. तो जो we'll do it in detail when we'll be doing the national park. I'll show you photos of these and yeah, you'll be loving it. लोकटक लेक मैं तो कहूँगा अभी नॉर्थ ईस्ट में अगर कभी घूमने जाओ, जो कि बहुत बेहतरीन जगह है, तो लोकटक लेक जरूर जाना चाहिए. इट्स अमेजिंग प्लेस. मिजो हिल्स इट्स लाइज साउथ टू द मणिपुर हिल्स. एंड जो ब्लू माउंटेन है, ये मिजो हिल्स का, ब्लू माउंटेन का दूसरा नाम क्या है आप प्लीज फाइंड आउट. ओके, फाइंड द अदर नेम. आपको आज 3-4 महीने काम दे दिए हैं क्लास के साथ साथ. वांट टू गिव दिस स्मॉल टास्क टू यू गाइज, बिकॉज मैं इस पूरे जो सेशंस हैं इनको एज अ कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको. जस्ट आई एम नॉट पुटिंग दीज वीडियोज़ कि आप देखो इनको और मैंने वीडियोज़ डाल दी. दीज आर कोर्सेज एंड दे आर इंटेंडेड टू बी इंटरैक्टिव इन नेचर. जैसे कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करें, आप 10,000-20,000 रुपये लेके कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, यू गेट टू डू सम वर्क फॉर योर सेल्फ. एंड through that activity of doing some work yourself, you get you have some doubts and everything, so you're able to get those doubts cleared as well, which I'll be very happily doing for you guys. और तो इसी structure का ध्यान में रखते हुए I'm trying to give as these small little tasks to you guys. Anyways, so this was supposed to be the end of the class, and with this we are now to the word of the day. Promised you guys I'll bring one of word of the day from this word power made easy, and today's word is misogynist. Last time हमने words जो किए थे लगभग सेम ओरिजिन के थे. सेम ओरिजिन क्या था? बस misogynist. What is misogynist? Last we have done misanthrope, and the other word was misogynist, the one who hates women. And the misanthrope was one who hates people in general, hates everybody. So what is misogamist? You must be knowing that gamy is a root for marriage. Polygamy आपने सुना होगा कि multiple marriage, लोग somebody marrying multiple people. तो polygamy वैसे तो usually portrayed in a negative sense, but जैसे आपने सुना होगा कुछ कल्चर्स के अंदर, रेदर कुछ इवन ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर भी पोलीगैमी, एक आदमी 3-3, 4-4 वाइफ्स रखता है, तो दैट इज पोलीगैमी. एंड या you will find even polyandry in some sort of societies. This is very interesting. Find out about what is polyandry and in which tribal societies or in which societies polyandry is quite common. So just find out about that. So miso is
hates, and gamist is marriage, the institution of marriage. So somebody who hates the institution of marriage, who don't want to be married, is misogynist. Okay, जो पारिवारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहता है वो मिसोगमिस्ट है. तो और don't necessarily, it doesn't have to be some type of आदमी to be misogynist, and it's quite common in today's society. Rather Japan और काफ़ी जो Norwegian countries हैं वहाँ पे तो you must have heard कि यार there was this internet meme going on earlier for the Iceland, I guess, or maybe for the Norway, कि आप नॉर्वे आइए and if you'll marry a Norwegian girl, then the country will provide you $50,000 and maybe some extra amenities as well. So this is something that is going on because people there are not marrying and not producing children. Anyways, so this concludes the class today, and I hope कि आपने कुछ नया सीखा होगा. And keep your studies fun. मीम्स देखो ज्योग्राफी की, वरना मैं तो आपके सामने एक रखता ही रहूँगा डेली. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.